गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर में पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत हम इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। कल तक हमने परसों और कल की वीडियोस में हमने लगभग 9 से 10 जो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत थे उनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के और क्या सिद्धांत हो सकते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम का निर्माण सिद्धांतों पर आधारित यानी कि कुछ निश्चित प्रक्रिया के आधार पर जब पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है तो वो उस विषय की विशेषता को बढ़ाता है, उस विषय की उपयोगिता को बढ़ाता है और बालकों के लिए एक जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति और उसकी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार उसको पढ़ने में उसे सहयोग प्रदान करता है। अब जो हमने कल 9 सिद्धांत हम देख चुके थे, आज हम देखेंगे कि रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत। रचनात्मक कार्यों का सिद्धांत यानी कि पाठ्यक्रम में जो पाठ्यक्रम निर्माण जो किया जाता है वो इस रचनात्मक क्षमता के विकास को ध्यान में रखकर किया जाता है, क्योंकि बालक में कुछ नवीनता, कुछ रचनात्मकता का होना अनिवार्य है। यदि बालक के विकास में या यूँ कहा जाए कि विषय के प्रति बालक में रुचि उत्पन्न करनी है या उस विषय से संबंधित ज्ञान बालक आसानी से ग्रहण कर सके तो उसके लिए आवश्यक है कि पाठ्यक्रम इस तरह का निर्मित हो कि उसमें बालक में कुछ नया रचनात्मक कार्य करने के अवसर प्राप्त हो। जैसे कि इतिहास विषय में अमूमन ये देखा जाता है कि ऐसा कोई भी रचनात्मक कार्य इसमें संभव नहीं है, लेकिन एक शिक्षक की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप बालक को जैसे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा रहे हैं तो बालक को कुछ उसके कुछ अवशेष ऐसे आसान से हैं जिनको कि वो मिट्टी से बना सकता है, चार्ट पे बना सकता है, पेपर कटिंग से बना सकता है। तो शिक्षक की इस क्षमता पर निर्भर करता है कि वो उसी चीज को किस प्रकार से बालक के सामने प्रस्तुत करे कि वो एक रचनात्मक कार्य करने के लिए बालक प्रेरित हो सके। दूसरी अगली बात जो आती है इसमें अगला सिद्धांत है श्रेष्ठ आचरण। श्रेष्ठ आचरण या नैतिक आदर्शों की प्राप्ति। आदर्शों की प्राप्ति यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कि बालक के नैतिक विकास, श्रेष्ठ आचरण जो एक बालक से अपेक्षा की जाती है, चाहे वो विद्यालय में हो, चाहे समाज में हो, मित्रों के बीच में हो, जहां पे भी बालक खड़ा है उसके व्यवहार या उसका आचरण एक आदरणीय होना चाहिए, सम्माननीय होना चाहिए, या जो कहा जाए कि इस तरह का आचरण होना चाहिए कि सभी लोग उसके इस आचरण को लेकर उसका प्रशंसा करें, न कि उसकी आलोचना करें। फिर आदर्शों की प्राप्ति, जिन आदर्शों को लेकर, क्योंकि भारतीय संस्कृति का मूल आधार है नैतिक मूल्य या आदर्श, तो इन आदर्शों का होना बालक में बहुत अनिवार्य है और इतिहास एक वह माध्यम है जो बालक में श्रेष्ठ आचरण और आदर्शों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। तो पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाए कि बालक में श्रेष्ठ आचरण और आदर्शों का विकास हो सके। अगला जो सिद्धांत है या अगला जो इसके सिद्धांत आपका आ जाता है वो है समन्वय या समवाय का सिद्धांत। समन्वय या समवाय
का सिद्धांत। यानी कि बालक के सामने किसी भी विषय वस्तु को इस तरह से प्रस्तुत किया जा सके, पाठ्यक्रम का निर्माण ऐसा हो कि वो किसी एक विषय की जानकारी, का उपयोग वो किसी दूसरे विषय में कर सके। यानी कि एक विषय की जानकारी, जैसे कि भूगोल में पर्वतीय वन्य जीवन या वन संपदा से संबंधित जानकारी जो भूगोल विषय में होती है, वही जानकारी, क्योंकि ये वनस्पति विज्ञान का भी विषय है, तो वन संपदा वनस्पति विज्ञान का भी विषय और भूगोल का भी विषय है। अर्थात दोनों में से जिस भी विषय को पढ़ाया जा रहा है तो उससे संबंधित जानकारी उस विषय से भी ली जा सकती है। गणित को जैसे आप पढ़ा रहे हैं, तो गणित की जो क्षेत्र है या गणित की जो संख्यात्मक गणनाओं का जो है, इसका उपयोग हम भूगोल में, इतिहास में, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र में, वाणिज्य में, किसी में भी हम कर सकते हैं। अर्थात कि पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस प्रकार से विषय वस्तु का संगठन किया जाए कि उसमें समवाय के सिद्धांत का पालन किया जा सके या समन्वय के सिद्धांत का पालन किया जा सके, जिससे कि बालक को पाठ्यक्रम में विषय वस्तु रोचक और सरल महसूस हो, सरल वो धारण कर सके। अगला है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत यानी कि इसमें विषय वस्तु में निरंतरता बनी रहे। ऐसा नहीं है कि विषय वस्तु टुकड़ों में बालक के सामने आए, तो ऐसे में क्या होता है कि एक पक्ष यानी कि टुकड़ों में अगर विषय वस्तु आई है तो सबसे पहले जब इसको पढ़ा और उसके बाद में फिर गैप आ गया, फिर ये पढ़ा, तब तक ये इस विषय वस्तु को बालक भूल जाता है। इसीलिए विषय वस्तु में निरंतरता बनी हुई रहनी चाहिए, जिसमें टुकड़े या टुटाव नहीं आना चाहिए। उसके बाद अगला सिद्धांत है समय का सिद्धांत। समय का सिद्धांत। अब यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना अनिवार्य है कि समय का सिद्धांत क्या है। समय के सिद्धांत में पहले तो चूंकि ये इतिहास विषय है, तो इसमें समय के अनुकूल जो घटना जिस समय घटित हुई है, घटना जिस समय घटित होती है, उसी समय का ब्यौरा या उसी समय का उल्लेख वहां पर होना चाहिए। अर्थात कि जिस समय सही समय जो घटना घटित हुई है, उसी तिथि या कहना चाहिए कि वर्ष का उल्लेख वहां पर किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1955 से लेकर 1960 के बीच में ये घटना घटित हुई थी, तो ऐसे में ये सूचना एक दुविधा उत्पन्न कर देती है। बल्कि होना ये चाहिए कि इस तारीख को, जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, तो ये एक निश्चित समय है, उस समय का उल्लेख यहाँ पर होना चाहिए। फिर पाठ्यक्रम ऐसा हो, दूसरा जो समय की बात केवल एक इतिहास में तिथि से नहीं है, यहाँ पर समय से संबंध ऐसा है कि पाठ्यक्रम समय पर पूर्ण हो सके। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा पाठ्यक्रम दे दिया गया और ऐसे में तो चले जा रहा, वर्ष खत्म होने वाला है, तो शिक्षकों से खत्म करने के लिए फिर बालक को अनावश्यक प्रेशर में या बहुत अधिक दबाव बालक के ऊपर पड़े और शिक्षक पे भी पड़े, क्योंकि उसको कोर्स कंप्लीट करना होता है। ऐसे में पाठ्यक्रम ऐसा ना हो कि वो समय सीमा में खत्म ना हो सके, पाठ्यक्रम ऐसा निर्मित हो कि वो समय सीमा में खत्म हो सके। अगली बात आती है नवीनता का सिद्धांत। नवीनता का सिद्धांत यानी कि पाठ्यक्रम के अंदर नवीनता बनी रहनी चाहिए। नवीनता का मतलब ऐसा नहीं है कि रोज हर साल नया चैप्टर जोड़ दिया जाए या हर साल पाठ्यक्रम को बदला जाए, नहीं। नवीनता इस तरह से होनी चाहिए कि एक कक्षा में जो चीज पढ़ी गई है, जैसे कक्षा 6 के अंदर जो पढ़ी गई है, 7 में उससे भिन्न विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए। यहाँ एक प्रकरण
में जिस विधि का उपयोग किया गया है, दूसरे प्रकरण में भिन्न विधि का उपयोग किया जाना चाहिए या किया जा सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम का संगठन होना चाहिए जिससे इसमें नवीनता बनी रह सके। अगली बात है अधिगम का हस्तांतरण। अधिगम का हस्तांतरण यानी कि अधिगम का हस्तांतरण बालक को जो कुछ सिखाया जा रहा है अर्थात कि शिक्षक जैसे सिखा रहा है बालक को वो चीज हस्तांतरित हो जानी चाहिए, अर्थात कि बालक उस चीज को सीख लेना चाहिए। अंतरण होना यानी कि हस्तांतरण होना बहुत अनिवार्य। जब तक ज्ञान का या उस विषय वस्तु का हस्तांतरण बालक तक नहीं होता है तो उस शिक्षा का कोई प्रयोजन या अर्थ नहीं निकलता। इसीलिए पाठ्यक्रम निर्माण में इस बात के सभी पक्ष मौजूद होने चाहिए जिसमें कि बालक के अधिगम का हस्तांतरण शिक्षक के द्वारा आसानी से हो सके, शिक्षण सामग्री के द्वारा करो, शिक्षण प्रक्रिया के विधि के द्वारा करो, जो भी है, लेकिन बालक को वो चीज प्राप्त या समझ में आ जानी चाहिए। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है वो होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की और यानी कि यहाँ पर ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है कि बालक के पाठ्यक्रम का संगठन इस तरह से किया जाना चाहिए कि बालक को जो भी चीज प्रारंभ की जाती है, प्रथम परिचय विषय वस्तु का जो होता है वो बालक को पता ऐसा लगे कि इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, ये चीज तो मुझे आती है। जैसे कि आपको बालक को फ्रांस की क्रांति पढ़ाना है, कक्षा 8 का बालक है, आपको फ्रांस की क्रांति पढ़ाना है, तो आप शुरुआत सीधी फ्रांस की क्रांति से नहीं करेंगे। बालक 1857 की क्रांति भारत की इस क्रांति के बारे में जानता है, तो आप फ्रांस की क्रांति के लिए पहले भारत की क्रांति से होते हुए उसे फ्रांस की क्रांति तक ले जा सकते हैं। अर्थात कि जो चीज जानता है वहां से लेकर उसे अज्ञात की ओर लेकर जाया जाए। जैसे कि प्रस्तावना, आपके प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर जाते हैं। तो वही चीज है कि पाठ्यक्रम का जो संगठन है, सिद्धांत निर्माण का जो सिद्धांत है, उसका निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए या इस बात का पालन किया जाता है कि उसे विषय वस्तु ज्ञात से अज्ञात की तरफ लेकर जाए, जिससे कि बालक की जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनका सही ढंग से पालन हो सके। तो पाठ्यक्रम निर्माण के अब तक हम लोगों ने कुल मिलाकर 17 सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया है। कुल कितने सिद्धांतों के बारे में हमने देखा है? 17 सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया है। अर्थात कि पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सिर्फ विषय वस्तु बस हाँ ये है इसको उठा के पढ़ लेना, ये विषय वस्तु इसको उठाना, इसको इसके अंदर सम्मिलित कर लेना, ऐसा नहीं है। उसमें इन सभी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करके और फिर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उस पाठ्यक्रम से बेहतर या आकर्षक, सरल और अधिगम योग्य पाठ्यक्रम दूसरा कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए एक अध्यापक को इन सिद्धांतों का पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसे इन सिद्धांतों का पता होता है तो वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत इन बातों को ध्यान में रखते हुए उनका उपयोग इसी तरह से करता है कि पाठ्यक्रम निर्माण जिन उद्देश्यों से किया गया है उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। तो आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको अब तक समझ में आई होगी। इस आधार पर आपको प्रश्न करना है। हालांकि हम 3 दिन से उसी प्रश्न को कर रहे हैं, आज आपको विस्तृत रूप से निबंधात्मक प्रश्न के रूप में करना है कि इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इतिहास पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपको पहले दिन से आज तक जितने भी 17 बताए हैं, इन 17 के 17 सिद्धांतों को आपके इसके अंतर्गत हल करना है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की
घर से आवश्यकता होने पर ही निकलिए, अनावश्यक रूप से ना निकलिए। निकलते समय मुंह पर मास्क या फिर कपड़ा बांध कर निकलें, जिससे कि अपने आप को सुरक्षित रख सकें। बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें और समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करते हुए धोते रहें और खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।